जीआईएस और ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले है रास्टर डेटा क्या होता है। ये पहला सवाल होता है जीआईएस में। पहला तो ये होता है कि जीआईएस क्या होता है, और दूसरा होता है कि रास्टर कौन सा जीआईएस डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। रास्टर और वेक्टर इसका उत्तर होता है। तो रास्टर डेटा क्या होता है? रास्टर एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स ऑफ सेल्स पे, जहां डाटा होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है रो और कॉलम फॉर्म में, और इसमें हर एक सेल जो आप देख रहे हैं रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, वहां पर एक वैल्यू होती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप रास्टर डेटा को इमेज ही समझें। रास्टर डेटा का मतलब एलिवेशन डेटा भी होता है, इसमें इंटेंसिटी वैल्यू हो सकती है, इसमें डीएन वैल्यू हो सकती है, इसमें स्लोप वैल्यू हो सकती है, इसमें एस्पेक्ट वैल्यू हो सकती है, इसमें और भी वैल्यू हो सकती है। रास्टर डेटा यानी कि रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स मैट्रिक्स ग्रिड। तो रास्टर जैसे मैंने बताया आपको, ये एरियल फोटोग्राफ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, सैटेलाइट है जो आती है, डिजिटल पिक्चर्स हो सकते हैं, इवन स्कैन मैप भी हो सकते हैं। एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन विश्व का या उस एरिया का जहां पर सरफेस को हम डिवाइड करते हैं रेगुलर स्पेस ग्रिड ऑफ सेल्स में, और रास्टर मॉडल जैसे मैंने आपको इंगित किया कि इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं जो वेरी करती है कंटिन्यूअसली। अब दूसरा सवाल आता है कि वेक्टर डेटा क्या होता है। अगर ये रास्टर है तो फिर वेक्टर क्या होगा। अच्छा, आप अगर कोई भी मैप देखें बना हुआ, तो उसमें आप पीछे मैप रास्टर देखेंगे, उसके ऊपर ऐसे लाइनें पॉइंट ऐसे कुछ देखेंगे, तो ये होते हैं वेक्टर्स जो इसके ऊपर हम ओवरले करते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल मैप बनता है। तो वेक्टर डेटा क्या होता है? वेक्टर जैसे पॉइंट लाइन पॉलीगन का रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर ये रिप्रेजेंटेशन है विश्व का या फिर उस जगह का, और उसका रिप्रेजेंटेशन हम पॉइंट लाइन या पॉलीगन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो पॉइंट लाइन या पॉलीगन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉलीगन लाइन और पॉइंट डेटा ये वेक्टर डेटा होता है। अगर आप बाउंड्री स्टोर करना चाहते हैं, रोड स्टोर करना चाहते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए आप वेक्टर डाटा का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर डेटा ज्यादा रियलिस्टिक होता है, रास्टर डेटा कम रियलिस्टिक होता है। वेक्टर डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, वेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, रास्टर की कम होती है। तो सबके दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। और हमको जो डेटा मिलता है अल्टीमेटली हम उसको रास्टराइज करते हैं, तभी वो प्रेजेंट हो पाता है स्क्रीन में। ओपन लेयर्स क्या है? ओपन लेयर्स मान लीजिए आप एक क्योंकि अब डेस्कटॉप जीआईएस तो आप खैर जानते हो, जैसे आर्कजीआईएस है, क्वांटम जीआईएस है, जीवीसिग है, यूडिग है, बहुत सारे हमारे पास बहुत जबरदस्त जीआईएस सिस्टम्स हैं जो आपको डेस्कटॉप पे मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वेब पे यानी कि www और HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आप वेब पे चाहते हैं कि आप मैप को दिखाएं, तो वेब पे मैप दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ब्राउजर पे मैप को दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाएंगे आप? तो उसके लिए आपकी मदद करता है ओपन लेयर्स। जैसे ओपन ये बता रहे हैं, ओपन का मतलब ये है कि ओपन है, ये यानी कि ओपन सोर्स। ओपन लेयर्स एक ओपन सोर्स, ये BSD लाइसेंस है, बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंडर में आपको मिलता है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, और चूंकि ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट चलेगी, आप जावास्क्रिप्ट से अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो जिसे हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है ताकि आप मैप को डिस्प्ले कर सकें वेब ब्राउजर में। ये एक API आपको मिलती है ओपन लेयर से, ताकि आप वेब बेस्ड, ध्यान दीजिएगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकें। और किस तरीके से? आपने गूगल मैप्स देखा है, आपने बिंग मैप्स देखा है, कुछ इस तरीके से बनाने के लिए ओपन लेयर्स आपकी मदद करेगा। ओपन लेयर्स 2 था पहले, अभी कुछ सालों पहले तक। अब ओपन लेयर्स 3.0 है, बहुत जबरदस्त आपके पास फैसिलिटीज आ गई हैं। अब देखिएगा कि जैसे नया ओपन लेयर्स आता है, तो इसके साथ जो टेक्नोलॉजी साथ में जुड़ती हैं, चाहे HTML5 हो, चाहे वेब 2.0 हो, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है? एक ऐसा मॉडल जिसमें आपको एलिवेशन डेटा दिया हो डिजिटली, जिससे आप इन एलिवेशन वैल्यू से डिजिटली आप एक मॉडल बना सकें। तो जो मैंने आपको रास्टर बताया था अभी, अगर उसी रास्टर में डीएन वैल्यूज या इंटेंसिटी वैल्यू की जगह आप एलिवेशन डाल दें, जैसे आप 24 डाल दें, 64 डाल दें, 28 डाल दें, तो ये जो वैल्यूज हैं ये इंटेंसिटी वैल्यू ना होकर डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स हैं या डिजिटल वैल्यूज हैं फॉर एलिवेशन। तो ये एक डिजिटल मॉडल है या 3D रिप्रेजेंटेशन है टेरेन सरफेस का। चाहे आप कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहें, हम इसमें अलग अलग वेरिएशन है, जैसे DEM है, DSM है, DTM है। तो ये जैसे अर्थ सरफेस है, तो अगर आप केवल सरफेस को ले रहे हैं तो ये आपका टेरेन मॉडल हो जाएगा, DTM हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर जो पहाड़ियां हैं, मैन मेड आइटम्स हैं, तो इसके ऊपर जो चीजें बनी है क्रस्ट के, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसे हम DSM कहते हैं। तो यही होते हैं। आप इस तरीके से जानिए कि जो वैल्यूज रखी होंगी आपकी रास्टर में, ये एलिवेशन वैल्यू होगी। तो ये बेसिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पॉइंट डेटा ही मिलेगा। अब सवाल आता है कि की होल मार्कअप लैंग्वेज क्या है? KML। अब KML अगर आप जानते हैं तो आपको GML भी पता होना चाहिए। ये सारी जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं,
की होल मार्कअप लैंग्वेज, जीएमएल मार्कअप लैंग्वेज। ये इस तरीके से है कि आपको अगर वेक्टर शो करना है वेब पे, अगर आप चाहते हैं कि वेब पे वेक्टर शो कर सकें, या फिर आप जैसे आपके पास अर्थ ब्राउजर है, गूगल अर्थ, उसमें अगर आपको शो करना है आपकी लेयर्स, वेक्टर लेयर्स, तो आपके लिए कौन सी लैंग्वेज है? आपके पास क्या था अभी तक? अगर आप जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वाले हैं तो आपको पता है कि कौन सी फाइल आप यूज करते हैं। शेप फाइल यूज करते हैं, shp.shp, ये आपका वेक्टर दिखाने के लिए होता है। अब इसके ऊपर अगर शेप में 5 फाइलें आते हैं, आप कैसे करेंगे इसको? ये इंटरऑपरेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ती है, तो उसके लिए हम इंटरऑपरेबिलिटी में सबसे बढ़िया क्या एक्सएमएल है। एक्सएमएल, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? ये ऐसी इस तरीके की एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जो डेटा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के काम में आती है, और ये लैंग्वेज जो है मेटा लैंग्वेज है, यानी कि इससे आप लैंग्वेज बना सकते हैं। तो कीहोल मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये फाइल फॉर्मेट है ताकि आप ज्योग्राफिक डेटा को अर्थ ब्राउजर जैसे गूगल अर्थ में शो कर सके। गूगल अर्थ की बात क्यों हो रही है? अब देखिएगा, गूगल अर्थ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसको गूगल के लिए बनाया गया था। इसको गूगल यानी कि गूगल अर्थ के लिए बनाया गया था। अब गूगल, अभी मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, पहले इसको देख लें कि ये एक टैग बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। इस तरीके से यूं एलिमेंट्स होंगे आपके, जैसे नेम है, एट्रीब्यूट है, इस तरीके से दिया जाएगा, और ये बेस्ड है एक्सएमएल स्टैंडर्ड पे। अच्छा, केएमएल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मेंटेन्ड बाय ओजीसी, ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम। ये एक्सएमएल नोटेशन है ताकि आप ज्योग्राफिक एनोटेशन को, विजुअलाइजेशन को इंटरनेट बेस्ड 2 डायमेंशनल मैप या 3 डायमेंशनल अर्थ ब्राउजर में दिखा सके। अगर आपको 2 डायमेंशनल मैप में वेब बेस्ड दिखाना है, इंटरनेट बेस्ड दिखाना है, या आपको वेक्टर दिखाना है किसी 3 डायमेंशनल अर्थ ब्राउजर जैसे कि आपको गूगल अर्थ होता है, उसके लिए आपके पास केएमएल है। केएमएल को डेवलप किया किसने था? इसको किया था किसी और ने, जिसे हम कहते हैं कीहोल इनकॉर्पोरेशन। और किस लिए किया गया था? कि इसको हमने गूगल अर्थ के लिए किया था, जिसे हम गूगल अर्थ को पहले हम कीहोल अर्थ व्यूअर कहते थे, कि फिर इसके बाद इसको गूगल ने एक्वायर कर लिया 2004 में, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड बन गया ओजीसी स्टैंडर्ड केएमएल 2008 में। तो गूगल अर्थ पहला एक ऐसा प्रोग्राम था जो इस केएमएल को दिखाता भी था, दर्शाता भी था, इसको आप एडिट भी कर सकते थे। लेकिन आज चाहे मार्बल हो, लिपलेट हो, चाहे कोई भी आपके ओपन लेयर्स भी ले लीजिए, ये सब केएमएल को सपोर्ट करते हैं। तो केएमएल एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बन गया है एक तरीके से वेक्टर को शो करने का, शेप फाइल के अलावा। अब सवाल आता है बेस मैप क्या है? अब ये बड़ा बेसिक सवाल है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों प्रेजेंट किया है। बेस मैप बहुत बड़ा कंफ्यूज शब्द है, ये होता क्या है? आप बोलेंगे ऐसा मैप जो बेस का काम करे, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी ऐसा मैप हो सकता है जिसके ऊपर आप अपनी चीजें ले कर सकते हैं। तो बेस मैप एक आउटलाइन मैप होता है किसी एरिया का, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हो जो हमको आगे काम आए। बेस मैप सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे लिए बेस मैप अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। तो ये यूजर जैसे मैं और आप हैं, हमको एक कॉन्टेक्स्ट देता है, एक मैप देता है जिसके ऊपर हम काम कर सके, हम अपने इंफॉर्मेशन ऐड कर सके, ओवरले कर सके चीजों के ऊपर। इसमें रेफरेंस इंफॉर्मेशन होती है बेस मैप में, ताकि हम जो भी अपनी कार्टोग्राफी है या कार्टोग्राफर चाहता है या हम चाहते हैं कोई दिखाना उस पर तो या बनाना, तो वो सब बेस मैप से ही ऊपर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप खाना जब रखते हैं तो दाल चावल उसमें सब्जी होती है। अब उसमें आप ये दाल चावल जो है ना, ये जो है चावल या रोटी, ये बेस मैप है। उसके ऊपर आप फिर थोड़ा सा अचार डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके ऊपर पापड़ रख दीजिए, ये सारी चीज आपकी बेस मैप के ऊपर आती है। तो चावल और दाल तो होनी चाहिए, रोटी के बगैर खाना होता नहीं है ना, वो बेस मैप होता है। एस्टर क्या है? एस्टर की बात क्यों कर रहे हैं? एस्टर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा सेंसर है जिसने वर्ल्ड का 99% कवरेज का जीडीएम दिया है। जीडीएम होता है ग्लोबल डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अब देखिए, जो डीएम पे काम करते हैं, डीएम से रिलेटेड है, वो जानते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू है। एसआरटीएम भी था इसके पहले, और आज भी एसआरटीएम है। एस्टर आपको 99% ग्लोबल डिजिटल एलिवेशन मॉडल देता है। तो ये है, इसका परफॉर्म बताऊंगा, तो ये है एडवांस स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। ये एक इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेरा सैटेलाइट है, जिनको नासा के ईओएस अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम और साथ में जापान स्पेस सिस्टम जिसका कॉपरेशन था मेटी के साथ, मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड ट्रेड इंडस्ट्री, इन सबने मिलके टेरा सैटेलाइट को लॉन्च किया। उसमें एस्टर है। एस्टर जो है ये आप डिटेल मैप बना सकते हैं लैंड सरफेस टेम्परेचर के, रिफ्लेक्टेंस के, एलिवेशन के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है क्योंकि एस्टर उसमें एक सेंसर है जो आपको 15 बैंड में इमेज देता है, जिसमें आपको 15 मीटर से 90 मीटर तक इसमें आपकी इमेजिंग हो सकती है। और राइट फ्रॉम 0.5 से लेकर 11.6 ये माइक्रोमीटर में, मतलब इसका वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रल है वो वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एस्टर में जो आपका VNIR है उसमें 1.3 मिलियन इमेजेस ली गई। उनको स्टीरियोस्कोपिक कोरिलेशन टेक्निक के द्वारा इसका डीएम निकाला गया और पूरा अर्थ कवरेज कर दिया गया। अब समझिए,
पूरा 99%। जबकि अगर इसके पहले SRTM की बात करें तो उसका कवरेज करीबन 80% बताते हैं। वैसे 80% नहीं है उसका, तो शायद 56 से 40 ये आपका कवरेज है, यानी कि साउथ से नॉर्थ से साउथ। जबकि ये इनका कवरेज जो है वो 88 नॉर्थ से 80 साउथ तक है। ये मैंने एक अंदाजे से बताया आपको, ये 88 का 84 भी हो सकता है। लेकिन मैं बताना इससे ही चाह रहा हूँ कि कवरेज एस्टर का बड़ा जबरदस्त है। और जहां SRTM आपको 90 मीटर देता है, जो रेजोल्यूशन है हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन डीएम का, वहीं आपको एस्टर 30 मीटर रेजोल्यूशन देता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है उसकी। अब आई बात WebGL की। अब WebGL की बात करें तो जो आज ये सुन रहे होंगे उनको पता है कि इसके साथ 3GS भी हम साथ में बात करते हैं। WebGL क्या है? WebGL एक जावास्क्रिप्ट एपीआई है, ताकि आप, अब देखिए वेब ब्राउजर की बात की थी, मैंने कहा इसमें मैप दिखाना है, 2D मैप दिखाना है, तो आपने कहा कि अरे हम तो ओपन लेयर्स यूज करेंगे। अब मैंने कहा आपको 3D दिखाना है, तो आप क्या बोलेंगे? उसका जवाब आपका होना चाहिए कि हम WebGL यूज करेंगे। WebGL एक जावास्क्रिप्ट एपीआई है ताकि आप इंटरैक्टिव 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स या 2D ग्राफिक्स आप किसी वेब ब्राउजर पे बगैर किसी प्लगइन के दिखा सके। अगर आपको 3D दिखाना है आपके ब्राउजर पे तो आप जाइए WebGL पे। ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड है जिसमें आप सारी चीजें यूज करते हैं। पहले तो ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, ब्राउजर पे जो काम होता है जावास्क्रिप्ट करता है इसमें WebGL में। लेकिन अगर आप 3D की बात करें तो जो शेडर्स हैं इसमें WebGL में, वो आपकी सीधा GPU पे काम करते हैं। GPU यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके कंप्यूटर पे होगी, GPU, वहां पर जाके काम करता है। तो शेडर या जो 3D उसको व्यू देता है वो आपके वहां पर सीधा काम करता है। तो WebGL बना कैसे था मैं आपको पहले बता दूं। OpenGL इसके पहले था, अगर कोई 3D वाला है तो वो जानते हैं कि OpenGL क्या होता है। ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी थी क्या, ये है भी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा C++ फेमस ये लाइब्रेरी थी। अब OpenGL ने क्या किया कि सारी दुनिया में 3D बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो अब सब लोग OpenGL यूज करते हैं, सारी चीजें OpenGL से निकल के आ रही है, C++ लाइब्रेरी है। अब बड़ी हैवी थी लेकिन ये, अब कैसे करेंगे वेब ब्राउजर पे? तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा इसको हल्का कस्टमाइज किया गया OpenGL ES के नाम से। अभी तक ये वेब ब्राउजर के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये OpenGL को थोड़ा हल्का किया गया, एम्बेडेड सिस्टम पे यूज करेंगे। अगर एम्बेडेड सिस्टम यूज करें तो सारी OpenGL की कैपेबिलिटी अगर आप यूज करेंगे तो फिर बहुत समय, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। 3D वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग होती है, एफर्ट कंज्यूमिंग होती है। तो अब ये OpenGL ES बनाया गया। अब WebGL ने क्या किया कि OpenGL को बेस बना के अपनी एपीआई बना। अब HTML5 है उसमें कैनवास है, बस उसका यूज करिए, बगैर किसी प्लगइन के आप सीधा 3D दिखाइए। अब 3.js में बता रहा हूँ, 3.js आ गया है, वो WebGL पे ही बेस्ड है। WebGL का एक तरीके से एक क्या किया आपने, WebGL को छान लिया और उसमें अच्छी अच्छी चीज निकाल के आपने 3.js बना दिया। मतलब आपको WebGL के लिए अगर 4 लाइनें लिखनी थी तो WebGL में 4 लाइन या 8 लाइन लिखती थी, अब 3.js में केवल 1 लाइन लिखनी पड़ रही है। ये 3JS की पावर है। अगला है OpenStreetMap। अगर आप उन देशों की बात करें जो अभी भी डेवलपिंग हैं, उन क्षेत्रों की बात करें जहां पर लोगों का ध्यान नहीं है, अगर यूएस में की बात करें तो वहां सब लोगों का ध्यान है, यूरोप में बात करें तो सभी का ध्यान है, क्या किसी का ध्यान ऐसी कंट्रीज पे है जैसे युगांडा पे है या केन्या पे है, मेडागास्कर पे है, चिली पे है, पेरू पे है, यहां तो आप किसी का ध्यान नहीं है। विश्व में अगर देखा जाए तो OpenStreetMap में जिन साहब ने OpenStreet बनाया, उन्होंने देखा कि उनको मैप मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और अगर मैप मिल भी गया तो उनको उस एरिया के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उसकी मैपिंग नहीं हुई थी। जो एरिया बेचारे गरीब है उनके पहले खाने की बात है, पहले उनको जीवित रहने की बात है, उसके बाद वो मैपिंग करना सोचेंगे। तो इन साहब ने, ये इंग्लैंड के साथ थे, इन्होंने OpenStreet, एक नॉन OpenStreet फाउंडेशन है, तो इन्होंने नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन जो है उसकी तरफ से OpenStreet मैप प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और इस शुरुआत से क्या हुआ कि अब आपके पास OpenStreetMap है, इसमें आप अपनी जगह पे जाके वहां पर ऐड कर सकते हैं मैपिंग। अगर आप मान लीजिए किसी जगह घूम रहे हैं तो क्या करिए, आपके हाथ में GPS है, उसको चालू कर लीजिए और वो जो ट्रैकिंग है वो इस पे OpenStreetMap पे डायरेक्ट डाल देगा, तो आपका घूमने का घूमना हो जाएगा और एक तरीके से मैपिंग हो जाएगी। तो बेचारा कोई किसी जगह पे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो इस तरीके से, इस मदद से, इस आपके थोड़े से अनुदान से आप उस एरिया को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसे OpenStreetMap कहते हैं। OpenStreetMap से जो भी डेटा है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। आप रास्टर है, वेक्टर है, इसमें आपको कार चलाना है तो कार के लिए एक मैप मिलेगा, साइकिलिंग करना है साइकिलिंग के लिए मैप मिलेगा। इतना पावरफुल है आज की पीढ़ी के लिए, जो GIS वाले हैं उनके लिए OpenStreetMap जानना बहुत जरूरी है। क्वांटम GIS क्या है? ये एक तरीके से अमिताभ बच्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर GIS वाले, यानी कि ये क्वांटम GIS, QGIS एक ऐसा डेस्कटॉप GIS सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, ये फ्री भी है।
ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने जीआईएस की परिभाषा बदल दी। आपने ArcGIS यूज किया है, आप ArcGIS यूज करते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, बहुत खुश हैं उससे। और ArcGIS की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ArcGIS बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। और ArcGIS भी एक लैंडमार्क है जिसने जिसने बाकी सब जैसे क्वांटम जीआईएस, जीवीसी, इन सबको उत्पत्ति दी। तो ArcGIS, उसके बाद क्वांटम जीआईएस। ArcGIS प्रोप्राइटरी, क्वांटम जीआईएस फ्री और ओपन सोर्स है। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैंने जो नाम दिया, संज्ञा दिया, इसका मतलब ये क्वांटम जीआईएस एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स जियोस्पेशियल फाउंडेशन। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ओपन सोर्स जियोस्पेशियल फाउंडेशन जिसपे स्टैम्प लगा दी, उसका मतलब ये है कि अपने इसमें अपने काम में बेस्ट है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं, वेक्टर, रास्टर, डेटा फॉर्मेट, फंक्शनलिटी जो चाहे आपको इसमें मिलेगा। क्वांटम जीआईएस क्रॉस प्लेटफॉर्म है, फ्री है, ओपन सोर्स है। डेस्कटॉप जीआईएस है, इसमें डेस्कटॉप भी है, साथ में आप इसको वेब पे भी यूज कर सकते हैं। डेटा व्यूइंग, एडिटिंग, एनालिसिस सब है इसमें। पहले इसका नाम क्वांटम जीआईएस हुआ करता था, QGIS है। डिस्टेंस, ऑल्टीट्यूड और एजीमुथ क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ा इसके बारे में बात की जाती है कि इसके बारे में जानना चाहिए, तो हमें पता ही इसके बारे में जानना इसलिए है क्योंकि जब आप ग्लोब में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नापनी। कैसे नापेंगे आप, ये तो राउंड है। आपका एज अ क्रो फ्लाइज, कौवा जैसे यहाँ से यहाँ उड़ता है, उसकी डिस्टेंस आपको नापनी। कैसे नापेंगे, उसके लिए हम हैबरशाइन फार्मूला यूज करते हैं। इस डिस्टेंस को मैं रेंज भी कह सकता हूँ, कई जगह इसको रेंज भी दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस करना है राउंड शेप अर्थ में, तो आप इस तरीके से फार्मूला यूज करेंगे। ये आपके पास है, इसमें जो फाई दिख रहा है आपका लैटिट्यूड है, इसमें जो लैम्डा दिख रहा है लॉन्गिट्यूड है। दो जगह का अगर डेल्टा मैं फाई 1 बोलूँ तो एक जगह का है, फाई 2 दूसरी जगह का है। इसको हम ए से निकालेंगे, सीधा फार्मूला है ये। ए यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 2 tan इनवर्स √a बाय √1 माइनस ए, ये निकालेंगे सी और यहाँ पर रख देंगे, तो डी आएगा r.c। और आपका 6371 जो कि अर्थ का मेन रेडियस है, इसको 6400 लीजिएगा क्योंकि आपका कंप्यूटेशन में आसानी होगी। ये डिस्टेंस है। ऑल्टीट्यूड एलिवेशन, ये ऑल्टीट्यूड एलिवेशन क्या होता है, देखिए आप इस तरफ खड़े हैं, अभी ऐसे देख रहे हैं, आप इस तरफ क्यों देख रहे हैं, आपको इस पॉइंट को देखना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको यहां से यहां तक आना होगा, फिर आपको अपनी आंखें उठा के ये देखना होगा। यहां से यहां जो आपने मूव किया ना, इसे हम एजीमुथ कहते हैं, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसे हम एलिवेशन कहते हैं। अब जब हम राउंड अर्थ की बात करते हैं तो एलिवेशन और ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो लैम्डा इसमें है 180 बाय पाई, एलिवेशन 2 माइनस एलिवेशन। 2 पॉइंट, कोई भी अर्थ में 2 पॉइंट हो सकते हैं, उनके अपने एलिवेशन है। डी आप जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, डिस्टेंस है, और आर आप जानते हैं कि 6400 लेना, ये आपका एलिवेशन और ऑल्टीट्यूड है। जितना हॉरिजॉन से आपको ऑब्जेक्ट ऊपर दिखता है उसे हम एल्टीट्यूड या एलिवेशन कहते हैं। इसके अलावा एजीमुथ की बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ, जैसे ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ से एंगल नापते हैं तो ट्रू नॉर्थ पे आप 0 पे है, एजीमुथ 0 है। जैसे आप थोड़ा इधर देखेंगे तो आपको 90 डिग्री, इधर देखेंगे तो 180 डिग्री, इधर देखेंगे तो 270, इधर देखेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो इस बीच अगर आप करते हैं तो हो सकता है 280 का आ जाए, इधर पे हो सकता है अपना 110 पे हो जाए। तो एजीमुथ का मतलब ये होता है, ये ऑब्जेक्ट इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का तो एंगुलर डिस्टेंस है किससे, ट्रू नॉर्थ से। बस इतना ध्यान लीजिए, इसका आप वैल्यू निकालना चाहे तो ये आपके लिए फॉर्मूला है। एटमॉस्फेरिक लेयर, अब क्योंकि रिमोट सेंसिंग जीआईएस वालों को जानना होगा कि भाई हमारे सैटेलाइट्स से इमेजिंग की जाती है, हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं जो हमारे एरियल फोटोग्राफी करते हैं वो कहाँ होते हैं, उनमें क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में या कोई भी आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं या फिर कोई रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर का बड़ा रोल होता है। एटमॉस्फेयर में पानी है, मॉइस्चर है, गैसेस हैं, उसमें वेदर बन रहा है, उसमें ओजोन है, उसमें तमाम चीजें हैं, आयंस हैं। तो एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। TSMTC याद रखिएगा इसको। टी से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये केवल जानकारी के लिए। डीएम फाइल फॉर्मेट, अब डीएम अगर किसी को पता है तो एक सवाल इसमें आता है कि फाइल फॉर्मेट कौन सा यूज किया, वहीं पे अटक जाता है आदमी। जैसे मैं, मुझसे पूछा गया कि भाई आप डीएम का फाइल फॉर्मेट होता है, तो मैं सोचता रहा ये तो रास्टर फॉर्मेट होता है, इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है। मतलब जैसे कोई अगर इमेज मुझे देगा तो मैं बोलूंगा कि यार जेपीजी होगा, कोई इमेज फाइल होगी तो मैं बोलूंगा अरे .gif होगा। लेकिन डीएम के फाइल फॉर्मेट क्या होता है, इसके लिए आंसर समझिएगा। DTD है, USGS SDTS है, यानी .DT0, .DT1, .DT2, .DDF है तो इसका मतलब USGS है। .DM है तो USGS का DM है। .HGT है तो ये आपका SRTM का डेटा है। अगर .TIFF है तो GeoTIFF डेटा है। इसके बाद है CityGML। अब CityGML क्या है, ये एक ओपन, अगर आपको एक सिटी, किसी एक सिटी को मैप करना हो और आपके पास ऐसी, जैसे केमल की बात की थी ना हमने, वैसे अगर सिटी को मैप करना हो तो ग्राफिक, ये जो GML है ये भी ज्योग्राफी मार्कअप लैंग्वेज है। तो CityGML एक ज्योग्राफी मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप सिटी को मैप करते हैं। और ये CityGML की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये भी ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम का हिस्सा है। ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या होती है, ईस्टिंग नॉर्थिंग ये ज्योग्राफिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट के। ईस्टिंग मतलब होता है कि आप ईस्टवर्ड मेजर कर रहे हैं, नॉर्थिंग का मतलब होता है नॉर्थवर्ड मेजर कर रहे हैं। खासतौर पर यूटीएम में आप जरूर देखेंगे, यूटीएम में जैसे एक जोन होता है, इस जोन में आप देखिएगा कि यहाँ से हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, आपका उसका हर एक जोन का एक प्रॉपर
उसी जोन का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी कि आपके पास एक मेरिडियन होती है, इक्वेटर होता है और ये पॉइंट होता है, इसमें हम फॉल्स ईस्टिंग फॉल्स नॉर्थिंग देते हैं क्योंकि बहुत अर्थ बहुत ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। तो 500,000 हम वैल्यू दे देते हैं फॉल्स ईस्टिंग और फॉल्स नॉर्थिंग, ताकि आपका वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। अब जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि रिमोट सेंसिंग या जो भी साइंसेस हैं जो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, उनको जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप कहाँ पर हैं, आप विजिबल पे हैं, आप कहाँ से इमेजिंग करते हैं, आप यहाँ तक इमेजिंग करते हैं, आप किससे इमेजिंग करते हैं, आप माइक्रोवेव से इमेजिंग करते हैं, आपको ये वेरिएशन पता होनी चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट या फिर जो लिविंग बीइंग है जिसका वेवलेंथ इससे मैच करता है। अगर आपका वेवलेंथ जैसे आपके बॉडी का वेवलेंथ जो है वो इससे मैच करता है गामा रे से, इसलिए गामा रेस अगर आपकी बॉडी को इफेक्ट पे आएगी तो आपको इफेक्ट करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। जो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह से निकलती है वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि अगर आप रेडियो वेव से वहां खड़े रहिए आराम से, रेडियो आपके ऊपर से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं।